वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की क्लास की चर्चा करने जा रहे हैं प्रथम प्रश्न पत्र के लिए, क्योंकि आपका जून में एग्जाम है। तो टेस्ट नंबर 9 काफी विद्यार्थी मांग करेंगे सर आप लेट क्लास दे रहे हो, लगातार क्लास नहीं दे रहे हो। तो थोड़ी सी समस्या आ रही है, क्योंकि शाम को 9 बजे राजस्थान जीके टेस्ट की क्लास भी देनी पड़ती है। इस वजह से आपको कई क्लासें दे नहीं पाते, थोड़ी सी समस्या, लेकिन कंटिन्यूज आपको करनी है। तो कंप्यूटर अनुदेशक के लिए ये हमारी क्लास 9 नंबर राजस्थान जीके प्लस राजस्थान करंट जीके। तो स्टार्ट करें, इंपॉर्टेंट है क्योंकि निश्चित तौर पे आपको सफलता प्राप्त करनी है किसी वजह से। स्टार्ट करें। सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीच। थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा इंतजार, बस मंजिल करीब आने वाली है, क्योंकि आपका जून में एग्जाम है। पहली बार राजस्थान में ये भर्ती आई है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अधूरी छुट्टी थी जो वो बातें अब पूरी होने वाली है। जो काफी समय से इंतजार कर रहे थे कंप्यूटर का डिप्लोमा लेने के बाद, अब उनकी घड़ी आ चुकी है। तो मेहनत कीजिए, निरंतर अध्ययन कीजिए और वीडियो को अपने सहपाठियों में शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, शुरुआत के 10% हम ज्योग्राफी के लेने वाले हैं। निम्न में से असंगत बताना है। असंगत, देखो असंगत की बात करें तो अटरू खेड़लीगंज परियोजना कहां पे है? अटरू खेड़लीगंज परियोजना कहां पे है? 12 में। याद रखना, स्थान बड़ा प्रसिद्ध है ये अटरू 12 का। अटरू 12 का स्थान है, बड़ा प्रसिद्ध है। रेणी बांध कहां पे है? तो रेणी बांध भी अलवर के अंदर है। चिक्कलवास बांध कहां पे है? ये राजसमंद के अंदर है। ये बांध है ना, जितने भी परियोजनाएं बांध, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके टॉपिक में सीधा दे रखा है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर। और उसी प्रकार जैसे अभी रीट का है, रीट के विद्यार्थियों के लिए सूचना बता देता हूं। रीट के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स भी आएगा राजस्थान का, प्लस राजस्थान जीके भी आएगा। तो हमारी जो भी क्लासें ले रहे हैं वो निरंतर अध्ययन करें। भीम सागर चित्तौड़गढ़ में है, तो ये गलत है। चित्तौड़गढ़ में नहीं है भीम सागर, भीम सागर है झालावाड़ में। कहां पे है भीम सागर? झालावाड़ में। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में श्योर। अब झालावाड़ की ओर बात करें तो जब भी छापी परियोजना या छापी बांध की बात करें तो वो झालावाड़ के अंदर है। चित्तौड़ की बात करें, चित्तौड़ की बात करें तो चित्तौड़ में आपको एक बांध मिलेगा, उरई बांध। लगभग जो बांध होते हैं वहीं पे परियोजना होती है। कौन सी? उरई बांध आपको कहां मिलेगा? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, और ये कहां पे आ गया? झालावाड़ के अंदर। तो कई प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। इसके अलावा एक और याद रखना, चित्तौड़गढ़ में वागन है, वागन परियोजना भी कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। और भीम सागर कहां पे आ गई? झालावाड़ में। जैसे बांकली परियोजना। और 12 में देखो लाहसी, लाहसी परियोजना आपको कहां मिलेगी? 12 के अंदर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो असत्य में क्या आ जाएगा? डी। राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में सिंचाई व पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने वाली बाकड़ा नहर किस बांध से निकाली गई है? ऐसे प्रश्न आपको अक्सर मिलते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में पेयजल उपलब्ध करवाने वाली, सिंचाई पेयजल उपलब्ध करवाने वाली नहर कौन सी? भाखड़ा नहर कहां से निकाली गई है? नांगल बांध से। कहां से? नांगल बांध से निकाली गई है। अब ये नांगल बांध आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा नागल परियोजना, तभी तो कहते हैं इसको भाखड़ा नागल परियोजना कहते हैं, जिस जो सतलज नदी पर है। ये कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर है। इसमें राजस्थान, हरियाणा और पंजाब 3 राज्य हैं। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तीनों ही बांध है, इंपॉर्टेंट है। इस भाखड़ा नागल परियोजना में 2 बांध है, एक तो भाखड़ा बांध अलग है और एक नागल बांध है। नागल बांध से ये भाखड़ा नहर निकाली गई है। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना। और अपने राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला लगभग लाभान्वित है और गंगा नगर का कुछ हिस्सा। हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। और ये पोंग बांध, जिसके मैं बहुत ही नजदीक हूं, पास में हूं। एक दिन आपको पोंग बांध के मैं दर्शन भी कराऊंगा। जिस दिन मैं गया, मैं पास में हूं, ज्यादा दूर नहीं हूं, इसके दर्शन जरूर कराऊंगा मैं आपको लाइव क्लास लेके। निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? देखो, व्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की है, बिल्कुल सही है। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। यमुना जल सिंचाई परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश का हिस्सा है, ये गलत हो जाएगी। सीधी सी बात है, मध्य प्रदेश यमुना जल परियोजना का संबंध आएगा नहीं इधर से, क्योंकि हरियाणा और राजस्थान का हिस्सा। माही परियोजना राजस्थान गुजरात, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया? यमुना जल सिंचाई परियोजना। माही परियोजना की समस्त विद्युत किसको प्राप्त होती है? देखो, आज प्रश्न जो है ना सारे के सारे वो 10 के 10% सिंचाई परियोजना सही है। टॉपिक वाइज आपको दिया जा रहा है ताकि आप बढ़िया तरीके से पढ़ सको। माही परियोजना की समस्त विद्युत किसको प्राप्त होती है? तो सारी की सारी केवल राजस्थान को प्राप्त होती है, समस्त विद्युत 100%। अब आपसे पूछे माही परियोजना में हिस्सा किस किस का है,
तो राजस्थान का भी हिस्सा है और गुजरात का भी हिस्सा है। दो तो ये बातें ध्यान रखना। इसमें गुजरात का हिस्सा 55% है और जल का हिस्सा 45%, राजस्थान का जल का हिस्सा है ये 55-45। जबकि जो विद्युत होती है ना 144 मेगावाट लगभग, वो सारी की सारी 144 आ जाए 140 आ जाए एक ही बात है, 100% राजस्थान को आपूर्ति होती है। ये माही नदी दक्षिण की गंगा, वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा कहते हैं, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है ये, ऐसे बांसवाड़ा और डूंगरपुर में जाती है ये, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आईजीएनपी की लिफ्ट नहर, नेहरू नहीं है, नहर के संबंध में निम्न में से कौन सा असंगत है? आईजीएनपी का मतलब क्या हुआ? जो पश्चिमी राजस्थान वाले हैं वो तो खूब जानते हैं आईजीएनपी। आईजीएनपी यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरें बनी है। उनके पूर्व नाम और परिवर्तित नाम, पूर्व नाम का मतलब पहले नाम क्या थे और परिवर्तित नाम है क्या थे, उनको चेंज बताना है। देखो जो गजनेर है, पूर्व में नाम था गजनेर, अब इसका नाम क्या हो गया? पन्नालाल बारूपाल। बेरुदान छलानी, बेरुदान चालानी या छलानी कह दो, ये इसका नया नाम क्या होगा? वीर तेजाजी। कोलायत, कोलायत जो पुराना नाम था डॉक्टर करणी सिंह। जो फलोदी, फलोदी थी उसका नाम जयनारायण व्यास। देखो बेरुदान छलानी है उसका प्रस्तावित है, अभी कुछ नाम नहीं हुआ है, वीर तेजाजी का नाम रखा जा सकता है, ठीक है, वीर तेजाजी के नाम पर इसका रखा जा सकता है, जैसे वागड़ का रखा गया है, तो इसका अभी क्लियर नहीं है, लेकिन एकदम क्लियर क्योंकि ये तो अभी प्रस्तावित है। कौन सी? ये तो प्रस्तावित है, ये 9वीं लिफ्ट अभी बनेगी। लेकिन यहां देखो फलोदी, फलोदी का नाम जयनारायण व्यास नहीं है, पहले फलोदी लिफ्ट नहर थी, उसका नाम अब जम्बुवेश्वर लिफ्ट नहर है। कौन सा है? जम्बुवेश्वर लिफ्ट है, जो बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर लाभान्वित है। कोलायत जिसका नया नाम हो गया डॉक्टर करणी सिंह, बीकानेर और जोधपुर है। बेरुदान छलानी ये जैसलमेर में प्रस्तावित है, ये ठीक है, ये यहां से काट देना, अभी तक इसका कोई नाम नहीं रखा गया, ये प्रस्तावित है। गजनेर जिसका नया नाम हो गया पन्नालाल बारूपाल, ये नागौर और बीकानेर से लाभान्वित है। इसके अलावा देखो एक लूणकरणसर, लूणकरणसर लिफ्ट नहर है जिसका नया नाम हो गया कंवर सैन लिफ्ट नहर, जो गंगानगर और बीकानेर में, ठीक है, सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। एक जिसका प्राचीन नाम था नोहर साहवा, नोहर साहवा जिसका नया नाम हो गया चौधरी कुंभाराम। क्या हो गया है? चौधरी कुंभाराम। ये इंपॉर्टेंट है, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और हनुमानगढ़ में प्रस्तावित ये चलती है नोहर साहवा, लिफ्टों के हिसाब से बड़ी है। इसके अलावा एक है पोकरण, पोकरण लिफ्ट नहर जिसका नया नाम हो गया जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, जैसलमेर और जोधपुर लाभान्वित है इससे। एक है बरकतुल्ला खां जिसका नया नाम बाबा रामदेव हो गया, ये अभी निर्माणाधीन है बाड़मेर के अंदर, तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजिंग से प्रश्न होते हैं यहाँ पे, तो इसको याद रखना अच्छे तरीके से, इंपॉर्टेंट है आपके। अगला प्रश्न देखो, राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से हैं? राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से हैं? तो ये है हनुमानगढ़ और चूरू। इसे लाभान्वित कौन है? हनुमानगढ़ और चूरू है, ध्यान रखना। जो हनुमानगढ़ की आपकी नोहर बादरा है वो है, और चूरू की जो साहवा और तारागढ़ क्षेत्र है वो लाभान्वित है। तो ये राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना, ठीक है, इसको नोहर सिंचाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहां से निकलती है? रावी व्यास से। अक्सर पेपरों में आता ही आता क्वेश्चन है ये, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना रावी व्यास से निकलती है, इसे लाभान्वित है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट, अपने राजस्थान में खास पूछे सीधा प्रश्न आ जाए, हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़ के साथ चूरू। मानसी वाक्कल परियोजना में राज्य सरकार व हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के पानी का हिस्सा क्रमशः कितने प्रतिशत है? यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि मानसी वाक्कल परियोजना पर ही सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे लंबी कह तो बड़ी जल सुरंग है जिसका नाम है देवास जल सुरंग। क्या नाम है? देवास जल सुरंग है। ये देवास जल सुरंग है किस परियोजना के तहत है? मानसी वाक्कल परियोजना के तहत। ये लगभग 11.2 किलोमीटर है। इसमें समझौता क्या हुआ है? ये संयुक्त परियोजना है राज्य सरकार और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की। राज्य सरकार इसका 70% और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 30% जल का उपयोग करता है, और 70% जो राज्य सरकार करता है उससे लाभान्वित कौन सा जिला होता है? उदयपुर। आपसे पूछे देवास जल सुरंग से लाभान्वित जिला उदयपुर, 70% जल उदयपुर को आपूर्त होता है, जबकि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इसका उपयोग करता है 30%। तो इस दोनों को याद रखना। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है ये कौन सी? देवास जल सुरंग, और मानसी वाक्कल नदी परियोजना के तहत है। वर्षा जल संचयन योजना का उद्देश्य क्या है? वर्षा जल संचयन परियोजना का
उद्देश्य क्या है? वर्षा जल संचयन योजना का उद्देश्य क्या? देखो आजकल ऐसे प्रश्न आते हैं, जल संग्रहण ढांचों में बहकर आने वाली उपजाऊ मिट्टी को रोककर मृदा संरक्षण करना, बिल्कुल सही है। कुओं व नलकूपों की सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना, यह भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सर्जन करना, बिल्कुल। वर्षा के व्यर्थ बहकर जाने वाले पानी को रोककर उसका संग्रहण करना, यह भी सही है। भूजल का पुनर्भरण करना। तो वर्षा जल संचयन योजना में सारे सही है, ए बी सी डी ई। बाड़मेर में सुजलाम योजना का संचालन कौन कर रहा है? बाड़मेर में जो सुजलाम योजना का संचालन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला जोधपुर और बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा, यानी BARC के जिसको कहा जाता है। तो बाड़मेर में सुजलाम योजना का संचालन कौन कर रहा है? रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला जोधपुर और बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो ये आपके लिए तो बहुत खास होगा। क्यों खास होगा? क्योंकि इसमें एक नहर है जिसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रह जाता है। सरदार सरोवर परियोजना से देखो राजस्थान लाभान्वित होता है, क्योंकि हम नर्मदा नहर परियोजना पढ़ते हैं, गुजरात से निकलती है, मध्य प्रदेश में भी हिस्सा है और महाराष्ट्र में भी है। तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये चारों राज्य याद रखना। अब देखिए सरदार सरोवर परियोजना से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है नर्मदा नहर परियोजना। ये खासा इंपॉर्टेंट है, अपने राजस्थान के एक तो जालौर जिले में और एक बाड़मेर जिले इससे लाभान्वित है। पहली बार 2008 में जालौर के सिल्लो गांव में प्रवेश किया था पानी। और इसमें राजस्थान का जो हिस्सा है, राजस्थान में नर्मदा नहर 74 किलोमीटर है, राजस्थान का हिस्सा सिर्फ 0.50 MAF, ये याद रखना। इंपॉर्टेंट बता दिया, चारों राज्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। पहली बार जालौर के सिल्लू गांव में 2008 में पानी आया था और राजस्थान की पहली ऐसी नहर परियोजना है जिससे जल का उपयोग 100% बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के आधार पर किया जाएगा। इसको याद रखना। और नर्मदा नहर को लेकर राजस्थान को अवार्ड भी मिल चुके हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 10% ज्योग्राफी के हो गए, सिंचाई परियोजना से है। अब देखिए इतिहास के प्रश्न, नानजी और ठाकरी पटेल किस आंदोलन से संबंधित है? नानजी और ठाकरी पटेल किस आंदोलन से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा इसे बिजोलिया किसान आंदोलन, जो 1897 में शुरू हुआ था, 1941 तक चला था, लगभग 44 वर्ष चला था, 3 चरणों में हुआ था। और इसके तहत जब 1897 में शुरू हुआ था साधु सीताराम दास के नेतृत्व में, तो बिजोलिया में दाकड़ जाती थी और वहां इकट्ठे लोग हुए। उन्होंने उस समय मेवाड़ के मराठा थे फतेह सिंह, उनको शिकायत करने के लिए नानजी और ठाकरी पटेल को भेजा था। ये शिकायत है, जो ठिकानेदार है ये काम नहीं कर रहा, अत्याचार कर रहे हैं, 84 प्रकार के कर लगा रहे हैं। तो ये प्रश्न आता है नानजी व ठाकरे पटेल का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से। बूंदी में बर्ड आंदोलन की चरम परिणति 2 अप्रैल 1923 को डाबी में एक अप्रिय घटना के रूप में हुई थी। ये अप्रिय घटना क्या थी? नाम सुना होगा आपने, डाबी कांड हुआ था। डाबी कांड हुआ था और इस डाबी कांड में प्रिय घटना घटित हुई थी। और बूंदी का वो कौन सा आंदोलन था? बर्ड किसान आंदोलन था। इसमें क्या हुआ था? नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए। 2 किसान थे, नानक जी भील और देवीलाल जी गुर्जर, इसमें झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए थे। डाबी कांड हुआ था बूंदी में बर्ड किसान आंदोलन के तहत। फिर देखिए जागीरी समस्या के निदान के लिए भारत सरकार ने 20 अगस्त 1949 को किसकी अध्यक्षता में राजस्थान मध्य भारत जागीरी इंक्वायरी कमेटी नियुक्त की थी? देखो हमारी 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास आती है, वो कोई भी विद्यार्थी नहीं छोड़ेगा। उसमें एक पॉलिटिकल की क्लास आती है, वो पॉलिटिकल के प्रश्न आप पढ़ लोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। वो ज्यादा नहीं होते, 50 में से 5-6% होते हैं। बाकी देखो पॉलिटिकल, उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर तीनों ही काम आएगी आपको। तीनों काम बड़ी शानदार आएगी, वो क्लास लेते रहना। ये क्लास अगर नहीं भी आई ना तो वो क्लास आपके लिए फायदेमंद रहेगी। तो जागीरी समस्या के निदान के लिए भारत सरकार ने 20 अगस्त 1949 को किसकी अध्यक्षता में राजस्थान मध्य भारत जागीर इंक्वायरी यानी जांच कमेटी नियुक्त की थी? तो ये जो जांच कमेटी नियुक्त की थी किसके नेतृत्व में की थी? तो ये CS वेंकटाचारी के नेतृत्व में की थी। बीकानेर में जागीरदार वर्ग द्वारा किसानों पर लगाई गई विभिन्न लागतों के संबंध में असत्य बताइए। बीकानेर में जागीरदार वर्ग द्वारा, जागीरदार इनके ठिकानेदार कर लगाते थे, तो लगाए बहुत सारे कर थे, कोई अंदाजा नहीं था। एक छोटी सी सुई से लेकर बड़े से बड़े तक का कर था। देखो पारन एक प्रशासनिक खर्च के लिए था, तो ये गलत है।
फारखती बंटवारा करने पर था, जब भी बंटवारा किया जाता था तब कर लिया जाता था। पाग उत्तराधिकारी कर लगने वाला था। प्रतिष्ठा घर प्रवेश पर लगता था, इसको अपने न्यांगल कहते हैं, नांगल होती है ना, तब भी कर लगता था प्रतिष्ठा नामक का। उत्तराधिकारी कोई चुना जाता था तब भी पाग कर लगती थी। बंटवारा होता था फिर भी फारखती कर लगता था। पारन ये प्रशासनिक खर्च के लिए नहीं होता था और सामाजिक बुराइयों के लिए होता था। शेखावटी किसान आंदोलन 1946 में किस प्रयासों से समाप्त हुआ? शेखावटी किसान आंदोलन 1946 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से ये शेखावटी किसान आंदोलन 1946 में समाप्त हुआ था। ये प्रश्न जितने भी दे रहा हूं, यह अधीनस्थ बोर्ड आपके एग्जाम लगभग पूछता है। प्रारंभ में बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 को नेतृत्व किसने किया था? देखो ये बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में चला था, 1897 से लेकर 1941 तक। 3 चरण थे। पहला था इसका 1897 से लेकर 1916 तक। दूसरा था इसका 1916 से मान लो 1927 तक, और फिर उसी साल 1927 से लेकर 1941 तक चला। पहले में साधु सीताराम दास थे, दूसरे में विजय सिंह पथिक थे और तीसरे में माणिक्यलाल वर्मा। अब देखो 1897 से 1916 के बीच कौन थे? तो साधु सीताराम दास थे। इसने पूछा किसका? 1913, तो साधु सीताराम दास। किसानों में जन जागृति लाने के लिए पंछेड़ा नामक गीत किसके द्वारा गाया गया? किसानों में जन जागृति लाने के लिए पंछेड़ा गीत गाया था माणिक्यलाल वर्मा ने। तो कंफ्यूजिंग होती है, एक तो पंछेड़ा गीत माणिक्यलाल वर्मा ने, मोतीलाल तेजावत की मेवाड़ पुकार रचना थी। क्या थी? मेवाड़ पुकार। 21 सूत्री मांगे थी मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को लिखने के लिए। विजय सिंह पथिक, इन्होंने राजपुताना जो राजस्थान केसरी है वो समाचार प्रकार किया और वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करवाई थी। जमनालाल बजाज ने दोबारा जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया था। राजस्थान के किस किसान आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी थी? कौन सा किसान आंदोलन था जिसमें सेवा संघ के साथ एक समझौता हुआ था और फिर सरकार ने, क्योंकि वहां का शासक था उसने समझौता किया था, लेकिन वहां सरकार ने बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दे दी। तो वो कौन सा था? तो वो था बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा था? बेंगू किसान आंदोलन था जिसको बोल्शेविक की संज्ञा दी थी। 1922 की बात आई। डाबड़ा कांड किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित है? कल भी मैंने दिया था। डाबड़ा कांड नागौर डिडवाना में 1947 में हुआ था। कौन सा? डाबड़ा कांड। लगातार पेपर में भी आ चुका है। तो इसका संबंध है नागौर से। और एक किसान आंदोलन, सारे किसान आंदोलन के प्रश्न आज। निमोचना हादसा कब हुआ था? निमोचना हादसा 14 मई 1925 फिर तारीख अलवर में हुआ था। लागबाग करें ज्यादा थी और सुअरों के विरोध में भी हुआ था। उसमें शासक थे जय सिंह अलवर के, और हादसा हुआ था। इसको दोहरी ढाई शाही की संज्ञा भी दी गई। अगला क्वेश्चन देखिए, अब 10 प्रश्न आगे कल्चर के। राजस्थान की जनजातियों का घटती हुई आबादी के अनुसार सही क्रम क्या है? राजस्थान की जनजातियों का घटती हुई आबादी के अनुसार सही क्रम क्या है? देखो सबसे ज्यादा आबादी, सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी? मीणा की, फिर भील है, फिर ग्रासियर, फिर सैरिया। मीणा सबसे ज्यादा जयपुर में, भील सबसे ज्यादा उदयपुर में, ग्रासिया आपके सिरोही में और सैरिया 12। ये क्रम आपका सही रहेगा। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी मीणा, सबसे प्राचीन भील, वो भी ध्यान रखना। भील किस देवी देवता के चढ़ाए गए केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते? भील किस देवी देवता के चढ़ाए गए केसर का पानी पीकर कभी झूठ नहीं बोलते? तो ऋषभदेव जी, कालाजी, ऋषभदेव जी की कसम खाकर झूठ नहीं बोलते। सहरिया जनजाति की बस्ती और इनका मुख्य क्रमशः क्या कहलाता है? ये सहरिया 12 में रहती है। इनकी बस्ती को क्या कहते हैं? इनके मुखिया को क्या कहते हैं? बस्ती को सहराना और मुखिया को पटेल कहते हैं। ये प्रश्न आपको सीधे सीधे मिलेंगे जनजातियों के। तो सहरिया सहराना और मुखिया पटेल। ग्रासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ग्रासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक जो छोटी इकाई होती है उसको क्या कहते हैं? फालिया कहते हैं। क्या कहते हैं? फालिया। कंजर महिलाओं द्वारा कमर में पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? कंजर महिलाओं, कंजर जाति की जो महिलाएं होती है ना, चक्री नृत्य करती हैं, कमर में पहने जाने वाला जो वस्त्र है उसको खूसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? खूसनी। सांसी जनजाति के संबंध में कौन सा कथन? 10% जनजातियों पे ये देख लो। सांसी जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सांसी जाति की उत्पत्ति सांसमल से मानी जाती है, सही है। इस जाति के लोग खानाबदोश जीवन व्यक्त करते हैं, ये भी सही है। खानाबदोश यानी मांग कर खाते हैं, आपको पता है। सांसियों में विधवा विवाह प्रचलित नहीं है, ये भी सही है। तो प्रयुक्त सभी दिया आपको। सांसी भी बीजा और माला 2 प्रकार की इनकी उपजातियां भी है, ध्यान रखना। तो सही है सारे।
जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर की स्थापना किस वर्ष व किस पंचवर्षीय योजना में की गई? जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर की स्थापना किस वर्ष और किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो 1975 में 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई। कौन सी? 1975 5वीं पंचवर्षीय योजना। मीणा जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? मीणा जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? देखो, जंगल में इनके बने घर मेवात से कहलाते हैं, बिल्कुल। अनाज भंडारण हेतु कोठियां होती है, उसको ओबरी कहते हैं, बिल्कुल। लोक देवता इनके भुज देवता है, बिल्कुल सही है। लोक देवी इनकी शीतला माता है, तो ये गलत है, शीतला माता इनकी लोक देवी नहीं है। हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? हाथीमना ये नृत्य, लोक नृत्य तो मैंने बहुत बार आपको करा दिए। हाथीमना भीलों की, किसके हैं? भीलों के हैं। वालर जब भी पूछे ग्रासिया का। भील ग्रासिया जनजाति में दाप्पा का क्या अर्थ है? दाप्पा, दाप्पा का क्या अर्थ है? तो दाप्पा का होता है कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले धनराशि लेना। कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि ले जाती है। जैसे अपने शादी विवाह होता है तो कन्या के पिता राशि देते हैं ना, धन वगैरह देते हैं, यहाँ उल्टा है, इसका दाप्पा ध्यान रखना बस। अब 10 प्रश्न आ गए आपके करंट के। हाल ही में राजस्थान के किस कृषक को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये है राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड से सुरेंद्र अवाना को। जयपुर के शिक्षक भी हैं, जयपुर से, और किसान विधि भी है। श्याम सुंदर पालीवाल ये राजसमंद जिले के, इन्हें 2020 का, इसका वैसे 2021 का कर लो चाहे, 2021 का कौन सा पद्मश्री अवार्ड दिया गया। जगदीश पारिक को 2019 का दिया हुआ है, सुंडाराम जी को 2020 का दिया हुआ है पद्मश्री। 31वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक को दिया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहारी कौन था? ये जयपुर के शासक थे मिर्जा राजा जयसिंह, उनके दरबारी कवि थे बिहारी सप्त से, जिन्होंने लिखी थी। तो 31वां मिलेगा अब मधु कांकरिया को। इसको मधु कांकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार दिया जाएगा। मोहन कृष्ण वोरा को 30वां दिया गया था, और आईदान सिंह भाटी को 29वां दिया गया था, और मनीषा कुलश्रेष्ठ को 30वां दिया गया था। के बिरला फाउंडेशन देता है, 1991 से शुरू है, पहला जय सिंह नीरज को दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की सुबह 7:30 पर जो क्लास आती है वो कंटिन्यूज लें। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में राजस्थान को कौन सी रैंकिंग मिली है? तो अभी 22 फरवरी को जारी हुई है, 22 मार्च को। तो राजस्थान पहले स्थान पे, पहले राजस्थान दूसरे स्थान पे था, वापस पहले पे आ गया। राजस्थान स्मार्ट सिटी मिशन योजना में राजस्थान के पूरे देश में 100 शहर है, जिसमें राजस्थान के 4 है, जयपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर 4 है, और इसमें टॉप पे रहे उदयपुर राजस्थान के अंदर। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की स्मार्ट सिटी योजना में राजस्थान के 4 शहरों में टॉप पे कौन रहे? उदयपुर टॉप पे रहे, ध्यान रखना। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? अब वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट में ना इतने दिन तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अकील अब्दुल कुरैशी थे, लेकिन अब ये सेवानिवृत्त हो गए, तो राष्ट्रपति जी ने मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को कार्यवाहक नियुक्त किया। वर्तमान में कार्यवाहक है, ध्यान रखना। हाल ही में राजस्थान सरकार ने हम सफर मोबाइल ऐप को लॉन्च करने का निर्णय लिया है, इसका संबंध किससे है? हम सफर, ये मोबाइल ऐप और पोर्टल बड़े शानदार और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम सफर याद रख लो, हम कभी भी कहीं भी जाते हैं तो हम सफर करते हैं, इसलिए सफर करते वक्त सड़क दुर्घटना से बचना है। और ये डूंगरपुर के अंदर चलाया गया था, जिला प्रशासन ने चलाया था हम सफर, और हो सकता है जल्दी अपने पूरे राजस्थान में चल जाइए हम सफर ऐप, मोबाइल ऐप, कि जहां भी दुर्घटना हो तुरंत उसको ट्रैकिंग की जाए, तुरंत वहां से पता लग जाए, और दुर्घटना स्थल पर जो हुआ है वो तुरंत उसको जांच की जा सके और जल्द अस्पताल में पहुंचाया जा सके। राज उद्योग मित्र पोर्टल कब लॉन्च किया गया? इससे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं जल्दी आपके लिए पोर्टल का एक वीडियो दे दूं। 12 जून 2019 को राज उद्योग मित्र पोर्टल लॉन्च किया गया। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अब ये बोर्डों की नियुक्ति हुई है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो महादेव सिंह खंडेला को नियुक्त किया गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक EMIE की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी में राजस्थान कौन से स्थान पे है? तो राजस्थान बेरोजगारी के मामले में देखिए तो पहले स्थान पे आ गया। अभी इतने दिन हरियाणा था, अब वापस कौन आ गया? अपना राजस्थान आ गया बेरोजगारी के मामले में। आपको पता है कि 2-3 सालों से एग्जाम ढंग से नहीं हुए, कभी कुछ ही हो गया, कभी कुछ हो गया, इस वजह से। राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये बड़ा खास प्रश्न है। राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष तो रेहाना रियाज चिश्ती को नियुक्त किया गया है। कृष्णा पुनिया राज्य
क्रीडा बोर्ड की अध्यक्ष है ममता भूपेश, राजस्थान की महिला व बाल विकास मंत्री, और संगीता बेनीवाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा देखो हमारी पूरे मार्च महीने की आपको क्लास मिल चुकी है, पिछले 3 महीने की क्लास मिल चुकी है राजस्थान करंट अफेयर्स की। हमारी प्लेलिस्ट चेक करें आप, डेली, वीकली, मंथली, 3 मंथ, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपकी स्पेशल राजस्थान है। अब देखिए 10% साइंस, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो हम लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहते हैं? आरबीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीएससी। और ये डब्ल्यूबीसी क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का सामान्य रूप से नाम है जैसे अपने रक्त के अंदर पानी का बनना, सफेद पानी का बनना, जैसे अपने पढ़ते हैं ना टाइफाइड वगैरह हो जाते हैं तो डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। पित्तल किससे बनता है? अभी पित्तल किससे बनता है? पित्तल तांबा और जिंक से बनता है। पित्तल तांबा और जिंक से बनता है। क्योंकि साइंस के क्वेश्चन में आपको सीधे बताऊंगा। आकाश का नीला रंग नीला प्रतीत होता है किस कारण? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकीर्ण के कारण। किसके कारण? प्रकीर्ण के कारण। निम्न में से सैदिश राशि है, निम्न में से सैदिश राशि है, एक होती है सैदिश और एक ऐदिश। तो निम्न में से कौन सी सैदिश राशि है? वेग, लंबाई, समय, द्रव्यमान। तो वेग है वो सैदिश राशि है। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? किस धातु को आसानी से चाकू से काट सकते हैं? तो सोडियम को हम काट सकते हैं। एक लिंगी पुष्प है, एक लिंगी पुष्प कौन सा है? मक्का एक लिंगी पुष्प है, ठीक है। द्विलिंगी होती है कहीं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार पथ ब्रेकिंग अनुसंधान और किसके निगमन के लिए मिला? आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला था एक तो पथ ब्रेकिंग अनुसंधान के लिए, और किसके निगमन के लिए मिला था? तो हम सब जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए इन्हें मिला था। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। और रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो रक्त का थक्का जमने के लिए नेप्टोक्विनोन, नेप्टोक्विनोन जिसको हम विटामिन के नाम से पुकारते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, हीमोग्लोबिन क्या है? तो एक जटिल प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है। तो ये कंप्यूटर निर्देशक का 9 नंबर हमारा मॉडल पेपर आपको लगातार मिल रहा है, जैसे ही टाइम मिल रहा है। बाकी 9 बजे की क्लास और सुबह 7:30 की करंट की क्लास आप जरूर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।